हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं भाई सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी प्यारे साथी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, जिस भी प्यारे साथी का भैया अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है या फिर अभी तक नहीं हुई है, ठीक है, कुछ समय बाद स्टार्ट होगी, तो उन सभी प्यारे साथियों के लिए भैया आज का ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यानी यूँ समझे तो आज की क्लास भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि देखिए आज मैं आपके लिए साइंस यानी विज्ञान विषय का एक ऐसा हाफ ईयरली अर्धवार्षिक पेपर ले करके आया हूं मेरे प्यारे साथी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है। जिस भी प्यारे साथी की अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उसको ये पेपर यानी उसको ये क्लास देखना भैया शुरू से लगाकर एकदम एंड तक देखना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अगर आप चाहते हो ना कि आपके हाफ ईयरली पेपर में आपको पेपर से पहले ही पता चल जाए कि हमारे पेपर में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, है ना, तो आज की ये क्लास आप पूरी देख लेना। मैं गारंटी ले रहा हूँ भैया, साइंस में जब आप पेपर देने जाओगे हाफ ईयरली का, आपको पेपर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस इस क्लास को अगर आपने पूरा देख लिया, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं पेपर की बात करता हूं मेरे प्यारे साथी, जो हमारा हरद्वार यानी हाफ ईयरली अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, उसमें आपको इसी तरीके का पेपर देखने को मिलेगा। नाम अनुक्रमांक आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये बेसिक सी जानकारी होती है पेपर की। 70 अंक का ये हमारा पूर्णांक होता है, यानी 70 नंबर का पूरा पेपर आपके परीक्षा में आपके आएगा, ठीक है। जिसमें अगर मैं बात करता हूँ 3 घंटे जो 15 मिनट आपको समय दिया जाएगा, उसमें 15 मिनट में आपको प्रश्न पत्र को बहुत अच्छे से पढ़ना है। यानी कि इस प्रश्न पत्र में हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जब आपको प्रश्न पत्र मिले तो स्टार्टिंग के 15 मिनट में आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं निर्देश की बात करता हूं कि मेरे प्यारे साथी कि निर्देश इसमें क्या दे रखे हैं, है ना। देखो, निर्देश इसमें पहला दे रखा है कि ये प्रश्न पत्र आपका 2 खंडों में विभाजित है। मतलब ये पूरा प्रश्न पत्र आपको खंड आ और खंड बा में देखने को मिलने वाला है ना। ऐसा ही खंड आपको मतलब ऐसा ही प्रश्न पत्र में आपके 2 खंड दिए जाएंगे, उसमें भी आपको खंड आ होगा और खंड बा दिया रहेगा, ठीक है। दूसरा आपसे कह रहा है कि प्रश्न पत्र के पहले खंड में आपको खंड आ जो होगा, है ना, उसमें आपको 20 अंक के मेरे प्यारे साथी बहुविकल्पी प्रश्न आपको दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद तीसरा आप लोगों का कह रहा है कि प्रश्न पत्र के दूसरे खंड खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न आपको दिए गए हैं, है ना। तो ये आपकी बेसिक जानकारी होती है पूरे पेपर की, है ना। तो अगर आपने क्लास को पूरा देखा, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि पूरा प्रश्न पत्र अगर आपने अच्छे से समझ लिया, तो साइंस के पेपर में जब हाफ ईयरली पेपर देने जाओगे तो भैया सारे के सारे क्वेश्चन सही करके आओगे, है ना। तो चलो, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास के अंदर वह सारे क्वेश्चंस जो कि भैया आपके पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा खंड आ, है ना। इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे सारे के सारे बहुविकल्पीय क्वेश्चंस होंगे, है ना। ये टोटल क्वेश्चंस आपके परीक्षा में 20 आते हैं। अगर मैं बात करता हूं तो आपने ये क्लास अगर पूरी देख ली तो लगभग आपके 20 में से 18 नंबर इसी क्लास से बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चंस मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूं, ठीक है। चलो, सबसे पहले देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान होता है। मतलब कि जो हमारी वर्षा होती है, तो सबसे पहली बात ये एक अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है। ऐसी वर्षा होती है अम्लीय वर्षा, ठीक है। जो हमारे बादलों से पानी जो गिरता है, ठीक है, जब वर्षा होती है, बारिश होती है, तो वो एक अम्लीय होती है। मतलब कि वह जो पानी होता है वह अम्लीय होता है। और पूछ रहा है कि उस अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान क्या होता है। तो इसका आप लोग बिल्कुल सही आंसर लगा लेंगे 5.2। यानी इसके पीएच मान की अगर मैं बात करता हूं तो इसका पीएच मान होता है 5.2, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल सही कर लेंगे, है ना। तो आंसर नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और भैया सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से नोट कर लेने हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकेंड हमसे कह रहा है कि जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। तो प्यारे साथी, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जो अगर हम लोग जिंक चूर्ण को ले लें, ठीक है, और जिंक चूर्ण की अभिक्रिया अगर हम लोग तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 से करा देते हैं, तो फिर हमसे क्वेश्चंस में कह रहा है कि इस दोनों की अभिक्रिया के होने के फलस्वरूप
कौन सी गैस निकलती है? तो हमेशा याद रखना, जब ये जिंक H2SO4 के विलयन से क्रिया करेगा तो हमेशा बना लेगा ZnSO4, ठीक है, हमेशा बना लेगा ZnSO4। और इसी के साथ साथ आप लोगों को H2 गैस भी आपको मिलने वाली है, ठीक है। कौन सी गैस? H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस भी आपको मिलने वाली है। यानी अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करता हूं प्यारे साथी, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन गैस आपकी निकलती है, ठीक है। तो सभी प्यारे साथी क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और राइट आंसर को बिल्कुल अच्छे से टिक लगा लेंगे। चलिए अगला प्रश्न नोट करिए भैया, अगला प्रश्न नोट करिए कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। देखिए अगर मैं धावन सोडा की बात करता हूं, है ना, धावन सोडा जिसको हम धोने का सोडा भी बोलते हैं, तो इसका रासायनिक फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O, ठीक है। और ये वाला आंसर आपको बहुत अच्छे से एकदम पूरा का पूरा सही कर लेना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व है ना। कह रहा है कि कोई भी तत्व हमारे पास X है, तो उस X जो भी हमारे पास चमकदार तत्व है, कह रहा है उसकी वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला हो जाता है, इस तत्व का नाम बताइए। तो प्यारे साथी, है ना, यहाँ पर आपको थोड़ा सा मिस्टेक दे रखी है ना, तो ये ऑप्शन आपको काट लेने हैं और इसके जगह पर मैं जो आपको ऑप्शन लिखवा रहा हूँ वह ऑप्शन आपको लिख लेने हैं। तो प्यारे साथी पहला ऑप्शन आप लिखोगे यहाँ पर सोडियम, ठीक है। दूसरा आप लिखोगे यहाँ पर Hg यानी पारा। तीसरा ऑप्शन आप लिखोगे कॉपर यानी Cu और चौथा ऑप्शन लिखोगे आप जिंक। तो प्यारे साथी कह रहा है कि इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा हमारा तत्व है जिसको अगर हम लोग वायु का मतलब होता है ऑक्सीजन, तो वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर हम लोग उसको गर्म करते हैं तो भैया वह तत्व हमारा काला हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथी? इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर। चलिए नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी, और इसके बाद नोट करिए क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है ना। ऐसी कौन सी धातु होती है जो आपकी साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया कर लेती है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का बिल्कुल हो जाएगा पोटेशियम धातु। यानी जो हमारी पोटेशियम धातु होती है, इसके अलावा एक और धातु होती है जो कि अगर मैं बात करता हूँ साधारण ताप पर कह सकते हो कि वह जल से अभिक्रिया कर लेती है। तो वह धातु हमारी 2 होती हैं। सबसे पहली धातु हमारी सोडियम होती है, तो अगर आपको ऑप्शन में सोडियम दिख जाए, पोटेशियम अगर आपको ना दिखे तो आपको सोडियम टिक लगा देना है, ठीक है। या तो अगर मतलब वैसे तो आपको पोटेशियम यानी के ही दिखेगा, है ना। सोडियम और पोटेशियम ये 2 धातुएं, अगर आप इनमें से कोई भी एक धातु दिख जाती है तो उसको आप बिल्कुल सही लगा लेंगे, ठीक है। यानी ऐसी कौन सी धातु होती है जो साधारण ताप पर, ठीक है, साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया कर लेती है? तो सोडियम और पोटेशियम हमारी 2 धातुएं होती हैं। चलिए नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आगे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताता हूं। प्यारे साथी आपका अगला क्वेश्चन नंबर 6 होने वाला है, जिसको आपको बड़े अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई विलयन एंड के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करता है। ये एंड की जगह क्या होगा, आई डोंट नो। मतलब कोई विलयन है जो पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने को पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा? ठीक है, कोई विलयन हमारे पास है जो पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो कह रहा है कि चूने के पानी को दूधिया कर देता है। कह रहा है इस विलयन का, ये विलयन कौन सा होगा? प्यारे साथी ये विलयन जो आप लोगों का होगा वह विलयन हमारा यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही कर लोगे, HCl। देखो मैं क्या करता हूँ कि HCl विलयन की कह रहा हूँ कि जब चूने के पानी को दूधिया कर देता है तो वह हमारा विलयन होगा HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है मेरे प्यारे साथी, वह पिसे हुए कवच को क्या कर देता है? पिसे हुए कवच को दूधिया कर देता है। क्या कर देता है? पिसे हुए कवच को दूधिया कर देता है। तो क्वेश्चन नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है हाफ ईयरली पेपर के लिए। और हाफ ईयरली पेपर में आपको कुछ इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके पेपर में दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 नोट करिए। क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ, कर लीजिए यहाँ पर प्लास्टर ऑफ। क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टलन जल के होते हैं? तो अगर मैं इसके सही आंसर बात करता हूँ कि क्रिस्टलन के जल कितने होते हैं, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो क्रिस्टलन के जल होते हैं मेरे प्यारे साथी वह 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। अगर मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के फार्मूले की बात करता हूँ तो वह होता है CaSO4, ठीक है, डॉट ½ H2O,
ठीक है। पर इसको जब हम लोग जिप्सम के अभिक्रिया कराते हैं, पर जब हम लोग इसकी क्रिया जिप्सम से करा देते हैं प्यारे साथी, तो ये बन जाता है CaSO4.2H2O। तो बेसिकली इस वाले के संदर्भ में यहाँ पर दो अणुओं की बात की गई है ना। बाकी आपका जो कह सकते हो रासायनिक फार्मूला जो आपको लिखना पड़ता है वह यही लिखना पड़ता है, पर जब हम लोगों को इससे जिप्सम से क्रिया करा देते हैं तो हमारे पास कह सकते हो कि एक ठोस प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है, जिसके क्रिस्टलन के जल कितने होते हैं, तो वह होते हैं आपके 2। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि क्रिस्टलन के जल मतलब कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने क्रिस्टलन के जल होते हैं, तो 2 होते हैं। ठीक है, चलो नोट कर लो यहाँ तक कि सारे क्वेश्चंस, और इसके बाद आपके प्रश्न पत्र में आपको देखने को मिलेगा खंड खा। अब देखो जो खंड खा आपके पेपर में आएगा प्यारे साथी, वहां पर आपको बायोलॉजी दिखने को मिलेगी, यानी कि आपको सारे के सारे जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं वह सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी के होने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से एकदम नोट कर लेने हैं। पहला क्वेश्चन आपको नोट करना है कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। देखो कह रहा है कि पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, यानी कि CO2 प्राप्त होती है, जल प्राप्त होता है, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ H2O प्राप्त होता है, ऊर्जा देता है। तो कह रहा है कि यह क्रिया होती है, यह क्रिया कौन सी होती है प्यारे साथी, यह जो क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ पर होती है ये क्रिया, तो यह क्रिया जो होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो राइट आंसर आप लोग बी लगा लेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए और इसका राइट आंसर आप बताने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है। तो मनुष्यों में जो प्यारी साथी ग्रास नली की जो लंबाई होती है वह होती है 25 से 30 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 25 से 30 सेंटीमीटर होती है मनुष्यों में ग्रास नली की लंबाई, है ना। नोट कर लीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखिए। प्रश्न नंबर 10 हमसे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 की डीएनए के दोनों तंतुओं में आपस में जुड़े होते हैं। तो जो डीएनए के दोनों तंतु होते हैं प्यारे साथी, तो डीएनए की संरचना कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, डीएनए की संरचना कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, इस तरीके से, है ना। तो जो ये डीएनए की संरचना होती है, इस डीएनए की संरचना में जो दोनों तंतु होते हैं प्यारे साथी, वे आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं। तो राइट आंसर आपको टिक लगा लेना है। बिल्कुल सही आंसर हाइड्रोजन बंध, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको बिल्कुल सही टिक लगा लेना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। आपको एक एक क्वेश्चन पेपर से पहले तैयार करके रट के जाना है भैया। चलो भाई क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 11 की, यानी 11 नंबर यानी 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक कह सकते हो अनुकूल है। तो अगर मैं कायिक प्रवर्धन की बात करता हूं कि कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा ऐसा भाग होता है जो पौधे में सबसे ज़्यादा कह सकते हो कि अनुकूल होता है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथी, कह सकते हो कि इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तना। जो तना होता है ना, ये कायिक प्रवर्धन के लिए ना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे अच्छा अनुकूल भाग होता है ना। तो बिल्कुल राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगा के आना है अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि द्विनिषेचन पाया जाता है। अगर मैं द्विनिषेचन की बात करता हूं तो हमेशा याद कर लेना है कि जो हमारा द्विनिषेचन होता है प्यारे साथी, ये आपका पाया जाता है आवर्तबीजी पौधों में। तो राइट आंसर आपको बी लगा लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यानी क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 13 आपके पेपर में आ सकता है कि निम्न में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं। अगर मैं पुष्प की बात करता हूं, अगर मैं पुष्प की बात करता हूं तो ऐसा कौन सा हमारा जो पुष्प होता है प्यारे साथी, वो हमारा एक लिंगी होता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पपीता, है ना। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी पपीता, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सही कर लीजिए भैया। और इसके बाद आप लोग नोट करिए क्वेश्चन नंबर 14 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 20 तक, है ना। और यहाँ पर प्यारे साथी क्वेश्चन नंबर 14 से जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं प्यारे साथी, वह सारे के सारे क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं फिजिक्स के। किसके होने वाले हैं, फिजिक्स के, है ना। तो सारे क्वेश्चंस आपके फिजिक्स के होने वाले हैं और एक एक क्वेश्चंस में आपको फिजिक्स का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मैं आपको सारा क्वेश्चंस यहाँ पर कराने वाला हूँ। पेपर से पहले ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से तैयार करके चले जाना है। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। कह रहा है कि किसी
यहाँ पर देखिए बम आप लोग हटा लीजिए और बम की जगह यहाँ पर आप लोग बिंब कर लीजिए, ठीक है। बिंब बिंब कर लो, या तो आप प्रतिबिंब या बिंब कर लो, या फिर इसकी जगह आप वस्तु भी कर सकते हो, है ना। तो हम लोग जो वस्तु होती है ना उसी को हम लोग बिंब भी बोलते हैं और उसी को हम लोग वस्तु भी बोलते हैं। तो जहाँ जहाँ पर आपको बिंब दिख रहा है प्यारे साथी, वहाँ पर आप लोगों को जहाँ जहाँ आप लोग बिंब दिख रहा है बम, वहाँ पर आपको बिंब कर लेना है, ठीक है। बिंब का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया ना कि बिंब का मतलब होता है वस्तु, है ना। तो प्रश्न अब पढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है, और कह रहा है कि जो हमारे पास बिंब है, हमारे पास बिंब का मतलब हमारे पास जो वस्तु है, कह रहा है कि उससे बड़ा पाया गया है। क्या बड़ा पाया गया है? तो प्यारे साथी जो हमारा प्रतिबिंब है वह हमारा आभासी पाया गया है, पहली कंडीशन। सीधा पाया गया है, दूसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन है कि भैया वस्तु यानी बिंब से बड़ा पाया गया है। तो कह रहा है कि ऐसी कंडीशन में वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। राइट आंसर आपको बिल्कुल सही लगा लेना है प्यारे साथी। इसका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में। प्यारे साथी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल सही कर लेंगे। और चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो उम्मीद है भाई सारे के सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से भाई तैयार कर रहे होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी प्यारा साथी हमारी क्लास को देखता है वह सारे के सारे क्वेश्चंस को नोट करता है और उनको लर्न भी करता है, क्योंकि नोट करने से कुछ होगा नहीं और क्लास को देखने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक कि ये सारे क्वेश्चंस आप तैयार नहीं करोगे, पेपर से पहले इनके रट के नहीं जाओगे, तब तक की बात नहीं बनेगी, है ना। तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एकदम अच्छे से नोट करके लर्न कर लेने हैं, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं बड़ा जो प्रतिबिंब बनता है, इसके लिए इस प्रकार के प्रतिबिंब को बनाने के लिए हमको वस्तु को कहाँ रखना चाहिए। प्यारे साथी हमारा बिल्कुल सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लो। प्यारे साथी सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लो। यहाँ पर ऊपर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो हमारे पास कह रहा है कि उत्तल लेंस है मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर हमको दे दिया गया उत्तल लेंस। तो कुछ इस तरीके से आपका उत्तल लेंस होता है ना। तो हमसे कह रहा है कि उत्तल लेंस होता है, तो यहाँ पर मैं मुख्य अक्ष बना लेता हूँ, ठीक है। तो कह रहा है कि हमारे पास जो वस्तु होती है, कह रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा याद कर लेना है कि हमारी जो वस्तु होगी प्यारे साथी, वह आपकी वक्रता केंद्र सी यानी जिसको हम लोग 2f1 बोलते हैं, है ना, लेंस में। और जो हम लोगों का f1 होता है यानी फोकस दूरी होते हैं, हमेशा इसके बीच में हम लोग वस्तु को रखते हैं। जब हम लोग इसके बीच में वस्तु को रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब प्यारे साथी प्राप्त होता है वह कह सकते हो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और बड़ा बनता है ना। और अगर मैं इसके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमसे सेंटीमीटर में पूछा गया है। तो जब भी कभी क्वेश्चन में आपके ऑप्शन सेंटीमीटर में आ जाए प्यारे साथी, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए और ऑप्शन में सेंटीमीटर दिखे, तो बिल्कुल आपको 30 सेंटीमीटर सही लगा लेना है, ठीक है। इस 30 सेंटीमीटर को आप कैसे सही लगाओगे मैं आपको वो समझाता हूँ। देखो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वह 15 सेंटीमीटर होती है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वह आपकी 15 सेंटीमीटर होती है। तो 15 + 15 आपका हो जाता है 30 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर प्यारे साथी आपका 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर आपको ये 4 ऑप्शन नहीं दिखते हैं तो आपको बिल्कुल सही आंसर लगा के आना 2f2, ठीक है। तो 2f1 आपको बिल्कुल सही आंसर लगा करके आना है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 को नोट करेंगे सभी प्यारे साथी। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो सबसे पहली बात तो आपको ये सारे के सारे जो ऑप्शन दिख रहे हैं इनको आपको हटा लेना है और इनकी जगह मेरे द्वारा बताए गए 4 ऑप्शन आपको लिख लेने हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपको लिखना 2f, ठीक है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आपको लिखना f1, ठीक है। फिर आपको तीसरा ऑप्शन लिखना 2f2, है ना। और चौथा ऑप्शन आपको लिखना है कह सकते हो कि ध्रुव p, ठीक है। तो अगर मैं प्यारे साथी बात करता हूं इसके राइट आंसर की, तो यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी है ना, कह रहा है कि तब उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो प्यारे साथी सेम इसी तरीके से ये क्वेश्चन है। देखो जैसा आपका ऊपर वाला क्वेश्चन था, ये थोड़ी सी अलग लैंग्वेज में कह सकते हो पूछा गया था प्रश्न, है ना। और ये थोड़ा सा कह सकते हो सरल लैंग्वेज में पूछा गया है, पर दोनों का मतलब एक ही है। इसमें भी भैया उत्तल लेंस है और इसमें भी भैया उत्तल लेंस था। यहाँ पर हमारी जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा था वास्तविक उल्टा बड़ा बन रहा था, और वस्तु जो हमारी रखी हुई थी वो हमारी 2f1 पर रखी हुई थी। और यहाँ पर कह रहा उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी हुई है। प्यारे साथी जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा 2f1 पर बनेगा। यानी आपको जो यहाँ पर आपको जो प्रतिबिंब बनने वाला है प्यारे साथी, वस्तु यहाँ पर रखी होगी और प्रतिबिंब जस्ट नीचे बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा।
नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन के राइट आंसर आप लोग 2F1 पर टिक लगा लेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि एक व्यक्ति एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है। कह रहा कि उसके नेत्र में दोष है। तो देखो, सबसे पहले आपको यहां पर देखना है कि कौन सा दोष है उसकी आंखों में। तो आप कहेंगे यहां पर उसकी आंखों में वह दूर स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाता है। जब भी कभी कोई भी व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है तो जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए। मतलब यहां पर आपका दूर है तो इसका अपोजिट हो जाएगा प्यारे साथी, दूर है तो इसका अपोजिट आपको कर लेना निकट, इसका अपोजिट कर लेना निकट, प्यारे साथी, इसके बाद आपको दृष्टि दोष लगा देना है। राइट आंसर आपका वह हो जाएगा। उसकी आंखों में दूर यानी वह दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता था, हमने यहाँ पर अपोजिट कर दिया निकट, और मैं आपको यहाँ पर निकट बताता हूँ कहाँ होगा। तो देखो, ऑप्शन नंबर बी में निकट दिख रहा है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए। उसको अगर दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही हैं तो उसकी आंखों में निकट दृष्टि दोष होगा। अगर उसको दूर की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं तो उसकी आंखों में भैया मतलब उसको पास की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही हैं तो उसकी आंखों में दूर दृष्टि दोष होगा। तो राइट आंसर आपका प्यारे साथी यहाँ से हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है प्यारे साथी, उसमें जो परिवर्तन किया जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है। इसका बिल्कुल सही आंसर आपको लगा लेना है पक्षमाभी द्वारा। इसका बिल्कुल आंसर सही लगा लेना है पक्षमाभी द्वारा, यानी पक्षमाभी जो पेशियां होती उनके द्वारा आप कह सकते हो कि जो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है प्यारे साथी उसमें परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 19 को देखो। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है ना। तो इसका अगर मैं बात करता हूं कि मानव नेत्र द्वारा जब किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है प्यारे साथी, वह कहां पर बनता है, वह बनता है रेटिना पर। कहां पर बनता है, वह बनता है रेटिना पर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 प्यारे साथी यहां पर आपका दे रखा है कि ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध जो होता है उसमें क्या कमी आ जाती है और क्या होता है। देखो, जब अगर हम लोग किसी भी चालक तार का ताप बढ़ा देते हैं ना, तो जो वैद्युत प्रतिरोध होता है प्यारे साथी वह क्या हो जाता है, वह भी हमारा बढ़ जाता है। तो राइट आंसर आपको लिख लेना है, यानी राइट आंसर आपको टिक लगा लेना है ऑप्शन नंबर बी, है ना, यानी बढ़ता है। अगर मैं किसी भी चालक तार का ताप बढ़ा देता हूं तो प्यारे साथी कह सकते हो उसका जो वैद्युत प्रतिरोध आपका होता है ना, उसका जो मान होता है प्यारे साथी वह भी बढ़ जाता है। जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारे वैद्युत प्रतिरोध का जो मान होता है, चालक तार में वैद्युत प्रतिरोध होता है भैया, वो भी आपका बढ़ता जाता है ना। तो राइट आंसर आपको बी बिल्कुल सही लगा लेना है। ठीक है, तो जितने भी प्यारे साथी हमारे तक यहाँ तक जुड़े हुए हैं श्रृंखला में, ठीक है, इस क्लास में, उन सभी साथियों के लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी बेहतर तरीके से करते हो तो अभी आपका हाफ ईयरली पेपर चल रहा है ना, अभी आपकी डेट शीट भी नहीं आई हुई है, तो बहुत सारे स्टूडेंट अभी पढ़ भी नहीं रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपकी डेट शीट आती है प्यारे साथी, उस दिन से आपको कह सकते हो कि अपनी पढ़ाई में आपको अच्छे से एकदम लग जाना है, क्योंकि डेट शीट आने के बाद में कह सकते हो सभी प्यारे साथी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, तो आप फिर उनके साथ कंपटीशन में आ जाओगे। तो मेरा निवेदन यही है कि आप अभी से एकदम तैयारी में लग जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ 20 नंबर के बाद जो क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे वह क्वेश्चंस आपके होंगे वर्णनात्मक क्वेश्चंस, यानी ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपके पेपर में 50 नंबर के आते हैं। अब देखिए 50 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं प्यारे साथी, कम से कम आपको टारगेट लेकर के चलना है कि मुझे 45 से 48 नंबर लाना है, चाहे वह हमारा बोर्ड पेपर हो, चाहे वह हमारा प्री बोर्ड पेपर हो, चाहे वह हमारा हाफ ईयरली पेपर हो। ठीक है, आपको टारगेट लेकर के चलना है कि 50 में 45 या फिर 48 नंबर तक की क्वेश्चन में हमको करके आना है। ठीक है, तो प्यारे साथी उसके लिए सारे के सारे मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चंस आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। ठीक है, सबसे पहले यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं उपखंड का, है ना, यानी अगर मैं बात करता हूं उपखंड का की, तो यहां पर जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वह सारे के सारे क्वेश्चंस आपके होंगे केमिस्ट्री के। किसके होंगे? केमिस्ट्री के। तो केमिस्ट्री आपके पेपर में 50 नंबर के क्वेश्चंस में लगभग आपके पेपर में आती है मेरे हिसाब से 17 नंबर की, है ना। तो 17 नंबर आपको पूरे के पूरे पक्के हो जाएंगे अगर आपने सारे क्वेश्चन तैयार कर लिए। तो सबसे पहला प्रश्न आपको तैयार करना है जिसमें आपको 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको तैयार करनी है। पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि चूने के पत्थर में, कह रहा कि चूने के पत्थर में जब हम लोग देर तक CO2 गैस प्रवाहित करते हैं या फिर प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है।
तो कह रहा है कि इस क्वेश्चन को संतुलित कीजिए। प्यारे साथी, पहला प्रश्न जो आपको पेपर में देखने को मिलेगा वह आपको संतुलित रासायनिक समीकरण का ही क्वेश्चन होगा, और उसमें पहला प्रश्न आपको यह देखने को जरूर मिलने वाला है। ठीक है, तो इस प्रश्न को आपको जरूर के जरूर कह सकते हो पेपर से पहले तैयार करके एकदम अच्छे से चले जाना है। इसके बाद जो आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा तैयार करना है वह आपका क्वेश्चन है कि जिंक धातु की जो क्रिया होती है जब हम लोग सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से कराते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो आपको यह प्रश्न जब नोट कर लेना है, नोट करने के बाद में इसके आप लोग रिएक्शन दोगे, और रिएक्शन को करने के बाद उसको आपको संतुलित भी करना पड़ेगा, है ना। तो नोट कर लीजिए, दो दो नंबर के ये दोनों क्वेश्चन हैं, और पहला क्वेश्चन आपके पेपर में 4 नंबर का पूछा गया है। ठीक है, ऐसे ही आपको जो दूसरा प्रश्न है ना, ये भी आपके पेपर में 4 नंबर का ही आने वाला है, और इसमें भी आपके 2-2 नंबर के आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न आपको तैयार करना है कि आघात वर्धता और तन्यता के कुछ, कह रहा कि आघात वर्धता और तन्यता से, ठीक है, क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं, और लिखिए कि यह किस प्रकार से तत्वों का गुण है, ये किस प्रकार के तत्वों का गुण है। तो प्यारे साथी, क्वेश्चन को नोट कर लेना है, और किताब से, क्वेश्चन बैंक से या गूगल से ढूंढ करके इसके आंसर को आप जरूर से जरूर तैयार कर लेना पेपर से पहले। ठीक है, बी नंबर क्वेश्चन है कि संक्षारण की प्रक्रिया क्या होती है। संक्षारण के 2 उदाहरण भी आपको देने हैं, तो 2 नंबर का ये क्वेश्चन भी आपको तैयार कर लेना है। तो यहां तक कि 4 नंबर वाले 2 क्वेश्चंस आपके तैयार हो गए, और अब आपको पेपर में एक और 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। मेनली आपको पेपर में 4-4 नंबर के 3 प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं, और स्टार्टिंग के जो 4 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे, जैसे कि पहला क्वेश्चन और आपका दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या होगा, इसमें आपको 2-2 नंबर के, कह सकते हो कि 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन तीसरा जो प्रश्न 4 नंबर का होगा उसमें केवल एक प्रश्न आपको दिया जाएगा, वह आपका 4 नंबर का होगा। प्रश्न है कि भर्जन क्या है, कॉपर पाइराइड के भर्जन में, ठीक है, होने वाली अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, तैयार कर लो, 4 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 नोट करेंगे सभी प्यारे साथी की धातुओं की जो सक्रियता श्रेणी होती है, इससे क्या आशय है। ठीक है, मतलब बहुत अच्छे से इस प्रश्न को नोट कर लेना है, और हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय है, ठीक है, एवं दूसरी कम सक्रिय, दूसरी जो है कम सक्रिय जो धातुएं होती हैं ना, उनके एक एक नाम आपको लिखने हैं, और चित्र बनाइए, और उनका अनुप्रयोग भी आप लोग लिखिएगा। तो 6 नंबर आपका यहाँ से भी बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद मैं अथवा वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताता हूँ। अथवा वाला प्रश्न आपको यहाँ दे रखा है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखिएगा, और इसको बनाने की विधि एवं 2 भौतिक गुण तथा 2 रासायनिक गुण को भी समीकरण देते हुए लिखिएगा। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लो, और इसके बाद ऊपर दिए गए प्रश्नों को भी आप बड़े अच्छे से नोट कर सकते हो। देखो प्यारे साथी, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जिन भी साथियों को यह लगता है कि मैं आंसर नहीं बताता हूँ, तो देखो ये जो हमारे प्रश्न होते हैं बड़े बड़े, अगर मैं इनको आंसर बताने में लग गया ना तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, और मुझे पता है कि 30 मिनट से ऊपर प्यारे साथी कोई भी क्लास नहीं देखता है ना। तो आप बताइए, आपके लिए मैं इतनी मेहनत करूं, सारे आंसर आपके सामने प्रस्तुत करूं, और आप क्लास को ना देखें, तो बेटर ऑप्शन यही है कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको भाई कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक काम है कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको गूगल लेंस के द्वारा, है ना, आंसर, है ना, या तो क्वेश्चन बैंक से या फिर किसी भी रेफरेंस बुक से इनके आंसर आप स्वयं से ढूंढ सकते हो, है ना। मेरा काम है कि मैं आपको वह सारे क्वेश्चन बताता हूं जो आपके पेपर की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हाफ ईयरली पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। बस करना है कि सारे क्वेश्चन आपको नोट करने हैं और उनके आंसर आपको ढूंढ लेना है, बस इतना ही काम आपको करना है। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे के उपखंड खा की, जिसमें आपको मैं बायोलॉजी बताने वाला हूं, है ना, यानी बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। तो एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। चलिए भैया, बात करते हैं यहाँ पर हम लोग अब उपखंड खा की, है ना। तो प्यारे साथी, यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ उपखंड खा, जिसमें हमारे सारे के सारे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे। तो मैं एक एक क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, बड़े ध्यान से आपको एक एक क्वेश्चंस एकदम अच्छे तरीके से नोट करना है, और हाँ, मेरे द्वारा बताए गए आपको क्वेश्चन तैयार जरूर कर लेने हैं। ठीक है, पेपर से पहले पहला प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिए, यकृत के प्रमुख कार्य नोट कर लीजिए। दूसरा प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिए, विटामिन की परिभाषा लिखिए और इसके निम्न प्रकार तथा मानव जीवन में इसके महत्व का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर का ये क्वेश्चन और 2 नंबर का ये क्वेश्चन आपको नोट कर लेना है प्यारे साथी। इसके बाद आपको 4 नंबर का ये क्वेश्चन नोट करना है कि प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक क्यों है ना।
चलिए नोट कर लीजिए, 4 नंबर का ये क्वेश्चन है और इसके बाद 6 नंबर में ये 2 प्रश्न आपको तैयार कर लेने हैं। पहला है श्वसन तथा दहन में कोई 4 अंतर बताइए, ठीक है, और उनका उदाहरण भी आपको देना है, ठीक है। सजीव और निर्जीव में 4 अंतर प्यारे साथी आपको लिख लेने हैं, ठीक है। तो देखिए 3 नंबर आपके यहाँ से फिक्स हो जाएंगे और 3 नंबर आपके यहाँ से फिक्स हो जाएंगे। पूरा प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में 6 नंबर का आने वाला है, तो ये दोनों के दोनों प्रश्न आपको एकदम अच्छे से तैयार करके चले जाना है, ठीक है। अब देखिए अथवा में आपको एक प्रश्न ऐसा देखने को मिलेगा जो कि आपका एक प्रश्न ही होगा, है ना, लेकिन आपको 6 नंबर देके जाएगा। तो वह क्वेश्चन हमारा है कि मनुष्य के हृदय की जो आंतरिक संरचना होती प्यारे साथी, उसकी क्रिया विधि का आपको सचित्र वर्णन करना है। तो नोट कर लीजिए इस 6 नंबर के क्वेश्चंस को भैया, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा आगे का उपखंड गा, है ना। जितना भी प्यारा साथी हमारी क्लास को देख रहा है ना, सबसे मैं कहूँगा बायोलॉजी के इतने प्रश्न आपको तैयार कर लेने हैं, और इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ उपखंड गा के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब देखिए यहाँ से हमारी पेपर में देखने को मिलेगी फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, ठीक है। तो जितने भी आपके भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अब देखिए हमारी जो फिजिक्स आपके पेपर में देखने को मिलने वाली है उसमें आपको न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, यानी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, डेरिवेशन टाइप वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, और आपके पेपर में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे भैया जो कि आपके डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो हर वह मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूं, बस आपको पेपर से पहले तैयार कर लेना है। पहला प्रश्न आपको तैयार करना है कि किसी उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब हेतु किरण आरेख बनाइए और प्रतिबिंब के आकार पर टिप्पणी भी लिखिएगा, ठीक है। तो 4 नंबर का ये क्वेश्चन है जिसमें आपको 2-2 नंबर के 2 प्रश्न करने होंगे। और प्यारे साथी यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि यहाँ पर आपको किरण आरेख बहुत अच्छे से पेपर में बना के आना है। आपको यहाँ पर स्केल का इस्तेमाल करना है और आपको एकदम कह सकते हो पटरी वगैरह का पेंसिल से आपको कह सकते हो कि अच्छे से एकदम अपना किरण आरेख पेपर में बना के आना है, जिसके लिए 2 क्वेश्चन आपको इनका आंसर आपको किरण आरेख द्वारा बनाना है, ठीक है। प्यारे साथी 4 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे अगर आपने दोनों के दोनों क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, कह रहा है कि इनके नाम आप लिखिएगा, है ना। तो गोली दर्पण हमारे 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है आप लोगों का अवतल दर्पण, ठीक है, दूसरा आप लोगों का होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। कह रहा है कि किसी गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष की परिभाषा भी दीजिएगा। तो 4 नंबर आपका यहाँ से फिक्स हो जाएगा। पूरा प्रश्न अच्छे से तैयार कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस की। चलिए भैया बात करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट की, यानी हमारे पेपर में जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वह हम बात करने वाले हैं, और ये हमारे फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन है जो कि 6 नंबर यानी 6 नंबर में आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है कि ओम का नियम लिखिए, इसके आधार पर 1 ओम को परिभाषित भी कीजिए, है ना। और कह रहा है कि विद्युत परिपथ की सहायता से इसके सत्यापन कैसे करते हैं वह भी बताइए। एकदम अच्छे से आपको प्रस्तुत करना है इस आंसर को। 6 नंबर का ये हमारा प्रश्न है भैया, अच्छे से इसको तैयार कर लो। और इसके बाद तैयार करो अथवा में दिए गए प्रश्न को कि समांतर क्रम में जुड़े हुए 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। बहुत अच्छे से इसको भी रट लो, ठीक है। प्यारे साथी 2 प्रश्न आपके हैं अथवा में दे रखे हैं। आप मैं यही कहूंगा आपसे, पहला प्रश्न आप लोगों का डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन है और दूसरा प्रश्न आप लोगों का भी डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन है। तो मेरा यही आपसे कहना होगा कि दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। और अगर आपने ये पूरी क्लास देखकर अगर आपने सारे के सारे क्वेश्चन को पेपर से पहले लगा कर तैयार कर लिया, 20 नंबर वाले क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लिया और 50 नंबर वाले क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार कर लिया, तो हाफ ईयरली अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जब आप पेपर देने जाओगे तो पूरे के पूरे क्वेश्चन एकदम सही के सही आप करके आने वाले हो, ठीक है। फिलहाल आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पेपर और नेक्स्ट क्लास के साथ आने वाले हैं। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। बहुत जल्द हम लोग 1 लाख की फैमिली भी कंप्लीट कर लेंगे।